बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने जो एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस बाय द यूज ऑफ स्केच एंड डायग्राम्स। इसी एसएलओ में हम माइटोसिस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं और अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। मियोसिस मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस था जहां पे आपके पास एक सेल डिवाइड करता था और अल्टीमेटली 4 सेल बना के दे रहा था हमें। यानी मियोसिस के प्रोसेस में 2 सेल डिवीजन होती है। पहली सेल डिवीजन में 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर वो 2 सेल्स जो हैं उनमें सेकंड सेल डिवीजन होती है जिससे फाइनली हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। वो जो 4 सेल्स बन रहे होते हैं इन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं। मेल के अंदर इन गैमीट्स का स्पेसिफिक नाम है स्पर्म्स और फीमेल में ये जो गैमीट बनते हैं इन्हें आप एग बोलते हो। हमने देखा कि ग्रेड 8 में ना हमारे पास ये डायग्राम मौजूद थी। यहां मैंने आपको अच्छे से एलैबोरेट किया था कि किस तरह जब पहली सेल डिवीजन हुई तो ये जो पेरेंट सेल है जिसके पास 4 क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, जब इससे 2 सेल बने तो हर सेल के पास क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई थी। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम, डॉटर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम। तो मियोसिस का मकसद ही ये होता है कि आपके पास जो सेल बन रहे हैं इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ किया जाए। हाँ, जो चीज आपने याद रखनी है वो ये, जब सेकंड सेल डिवीजन होगी ना तो जितने क्रोमोसोम नंबर इस सेल के पास होंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर इससे बनने वाले सेल्स के पास होंगे। आसान अल्फाज में कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो रही है ये पहली ही सेल डिवीजन पे हो जाती है। अगली सेल डिवीजन पे मजीद उन्हें कम नहीं किया जाता। और मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस भी बताई थी कि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ करने का पर्पस ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करें तो इससे जाइगोट जो बने, ये जाइगोट बायोस्टैटिस्टिक हमारे 9th के करिकुलम में है। एक मिनट बच्चों, ठीक है। हर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है। जो एग है इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट बनता है वो दोबारा से 46 क्रोमोसोम वाला बनता है और यही जाइगोट ग्रो करके ह्यूमन बनाता है। और हमारे हर सेल के पास जो क्रोमोसोम है ये 46 होते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि अगर जो स्पर्म है ये भी 46 क्रोमोसोम का हो और एग भी 46 क्रोमोसोम का हो तो आप देखते हो कि जो जाइगोट बनता है उसके पास क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। ठीक है, यहां क्रॉस से मुराद है फर्टिलाइज करना, फ्यूज करना। यानी कि अगर स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम हो, एग के अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो तो आपके पास जो जाइगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होगी। ह्यूमन जो है उसके क्रोमोसोम हमेशा 46 रहने चाहिए और 46 तभी रहेंगे जब मियोसिस के दौरान जो स्पर्म्स बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ किया जाए। इसलिए आप देखते हो कि मियोसिस की जब पहली सेल डिवीजन होती है तो सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हाफ कर दिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में 4 क्रोमोसोम है, मियोसिस 1 के बाद उनकी तादाद 2 रह गई है। ठीक है, ओवरऑल 2 सेल डिवीजन है, एक को आप कहते हो मियोसिस 1 और दूसरे को आप कहते हो मियोसिस 2। अब इनमें जो मियोसिस 1 है ना इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 के दौरान ही क्रोमोसोम्स जो हैं ये हाफ कर दिए जाते हैं। अभी बताया ना कि पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं मियोसिस 1 के बाद इनकी तादाद हाफ हो जाती है। इसलिए हम मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन का नाम देते हैं। अच्छा, मियोसिस 1 जो है ये खास है, ये स्पेशल है और इसको स्पेशल बनाते हैं इसके अंदर 2 इवेंट्स जो माइटोसिस में नहीं होते। ठीक है, अब आपने देखना है कि किस तरह से मियोसिस माइटोसिस से मुख्तलिफ है और उसमें भी
जो डिफरेंस आता है वो मियोसिस 1 में आता है। मियोसिस 1 में दो ऐसे काम होते हैं जो माइटोसिस में नहीं होते। नंबर 1 क्रॉसिंग ओवर और नंबर 2 रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि एक तो आप देखोगे मियोसिस 1 के नतीजे में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी। दूसरा बड़ा अहम काम, यहां क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये देखो, यहां आपको वो दिखा रहा है कि जो पेरेंट क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको एक सिमुलेशन से दिखाता हूं, यही चीज हम सिमुलेशन से पढ़ते हैं। ये देखना, आपके पास ये देखो, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये पेरेंट क्रोमोसोम है। बच्चों आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, एक ब्लू है एक रेड है। ये जो पेरेंट सेल है जिसमें मियोसिस हो रही है ये उसके क्रोमोसोम्स हैं। अब मियोसिस 1 में क्या होगा देखना, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आके पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के करीब आके पेयर बनाते हैं। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कि ये सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलर इसलिए होते हैं कि इनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट 1 से आया होता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट 2 से आया होता है। देखो आपके पास क्या हुआ था, फादर से स्पर्म आया था और मदर से एग आया था। स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम थे, एग के पास भी 23 क्रोमोसोम थे। ऐसे ही है, इसके जो 23 क्रोमोसोम है वो एग वाले 23 क्रोमोसोम से मिलते जुलते होते हैं। तो जब ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं ना, तो जाइगोट में आप देखते हो आपके पास एक जैसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जैसे दो क्रोमोसोम क्यों होते हैं? क्योंकि एक फादर से आ रहा होता है, दूसरा मदर से आ रहा होता है। यानी एक स्पर्म से आता है और दूसरा एग से आता है। तो वो जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं ना, ये बात ध्यान से सुननी है, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हम कहते हैं ये आपस में पेयर बनाते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये जो 46 क्रोमोसोम है ये असल में 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। तो 23 पेयर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपके पास एक क्रोमोसोम जो है उसकी दो कॉपीज होती हैं। दो कॉपीज इसलिए होती हैं कि एक हमें फादर से आ रहा होता है और बिल्कुल वैसा ही क्रोमोसोम एक हमें मदर से आ रहा होता है। ये जो अब सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये मियोसिस के दौरान आप देखते हो कि आपके आमने सामने आ जाते हैं। अब मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, इसको जूम करें। ये देखो, जब मियोसिस होने वाली थी दोनों एक दूसरे के करीब आए। क्यों करीब आते हैं? क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर होनी है। अब आपने देखना है क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है। ये देखो, ब्लू और रेड जो है ये अपने सेगमेंट से एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं। देखा आपने, ये जो काम हुआ है ना, जहां पे ब्लू वाले ने अपना एक पोर्शन रेड वाले को डोनेट कर दिया और रेड वाले का एक पोर्शन रिसीव कर लिया, इसे आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर। ये कब होती है? मियोसिस 1 में। ठीक है, क्विकली इसको ओवरव्यू करो। दो एक जैसे क्रोमोसोम थे, आपस में एक दूसरे के करीब आए। करीब आने का मकसद क्या था? एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करें। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया, हमने कहा इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो मियोसिस में हम यही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है जो इसे माइटोसिस से मुख्तलिफ करती है। और दूसरा हम कहते हैं कि यहां पे क्रोमोसोम्स की तादाद को कम किया जाता है। कितना कम किया जाता है? हाफ किया जाता है। 46 क्रोमोसोम है, जब मियोसिस 1 हो जाएगी तो आप देखोगे क्रोमोसोम्स की तादाद 23 हो जाएगी। मियोसिस 2 जो है इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को कम नहीं किया जाता, ये याद रखने। ठीक है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम्स की तादाद को कम नहीं किया जाता। जितने यहां पे क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस 2 के बाद भी क्रोमोसोम्स उतने ही हैं। अब मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो,
दोनों में आप देखते हो मजीद आगे से 4 फेसेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे। लेकिन फर्क क्या है कि जब आप मियोसिस 1 पढ़ रहे होगे तो आप उसे कहोगे प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, और जब आप मियोसिस 2 पढ़ रहे होगे तो आप उसे कहोगे प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2। तो आप 1 और 2 लगा के इसका फर्क वाजिया करोगे कि आप मियोसिस 1 के अंदर ये स्टेजेस पढ़ रहे हो या मियोसिस 2 के अंदर ये स्टेजेस पढ़ रहे हो। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे पास एक इंटरफेस भी होता है। याद है माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस में सेल जब डिवाइड करता है पहले वो इंटरफेस में से गुजरता है। इंटरफेस में वो क्या करता है, खुद को डिवाइड होने के लिए तैयार करता है। यहां भी ऐसे ही होगा। आप देखोगे G1 फेज के अंदर सेल ग्रो करेगा जैसे माइटोसिस में कर रहा था, प्रोटीन बनाएगा जिससे उसकी ग्रोथ होगी, और जो अगला फेस है एस फेस, इसमें आप देखोगे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। याद है मैंने आपको वहां समझाया था कि आपके पास क्रोमोसोम इस तरह का होता है, लेकिन जब वो एस फेस में जाता है तो वो इस तरह का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए एस फेस में रेप्लिकेट कर जाता है, डबल हो जाता है। हम कहते हैं ये जो क्रोमोसोम है इसके पास एक ही क्रोमेटिड है, लेकिन एस फेस में जाने के बाद इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। अब आपने एक चीज का फर्क महसूस करना है। G2 फेस के बाद चूंकि सेल ने डिवाइड करना है इसलिए हम कहते हैं G2 फेस में सेल खुद को तैयार करते हैं। यह फर्क महसूस करो बच्चों। हमारे पास मियोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर्स बनाते हैं। अभी मैंने समझाया क्रॉसिंग ओवर के दौरान कि जो 2 एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में पेयर बनाते हैं। अब वो जो पेयर बनता है, पेयर का एक क्रोमोसोम हमें फादर से मिला होता है, दूसरा क्रोमोसोम हमें मदर साइड से मिला होता है। इसलिए ये सिमिलर होने की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। अब जरा ये देखो, जब ये पेयर आएगा ना, अब ये पेयर एस फेस में जाने से पहले इस तरह का है, लेकिन जब ये एस फेस में जाएगा तो एस फेस में इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद ये हमें इस तरह से नजर आएगा कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। मुझे बताओ ये बात समझ आती है? फर्क क्या आया? हमारे पास, मैं यहां ड्रॉ करके देता हूं, जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे ना तो माइटोसिस के दौरान हमारे क्रोमोसोम पेयर्स नहीं बनाते। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी से आपको माइटोसिस और मियोसिस का फर्क महसूस होगा। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम इस तरह पेयर नहीं बनाते, हर क्रोमोसोम अलग अलग अरेंज होता है। लेकिन मियोसिस के दौरान आप देखते हो जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। ये अलग अलग अरेंज नहीं होते बल्कि ये यूं पेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। जब ये पेयर एस फेस में जाता है तो आप देखते हो इनका डीएनए डुप्लीकेट होता है और हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी बनती है और वो हमें इस तरह से नजर आते हैं। ये जो पेयर होता है क्रोमोसोम का इसे आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? 2 एक जैसे क्रोमोसोम जिनमें से एक हमें मदर साइड से मिलता है और दूसरा हमें फादर साइड से मिलता है। चलिए जी, 1 बाय 1 अब हमने इनकी स्टेजेस देखनी है। कहता है प्रोफेस 1 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है मियोसिस की। आप मियोसिस 1 की बात करो या ओवरऑल तमाम मियोसिस की बात करो, मियोसिस 1 और 2 मिला के बात करो या सिर्फ मियोसिस 1 की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट फेस प्रोफेस 1 होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है।
सबसे ज्यादा टाइम यहां पे लगता है। इसकी खासियत यह होती है कि इस दौरान जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। कैसे आती है ये देखते हैं। अब जरा यहां पे देखो पर्पल और रेड क्रोमोसोम्स को। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक जैसे होने की वजह से आपस में पेयर बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ये यूं थ्रेड लाइक पड़ा होता है रैंडमली। ये जो थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है सबसे पहले हम देखते हैं ये कंडेंस होता है, शॉर्ट होता है, थिक होता है, ताकि हमें ये माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए। जब ये कंडेंस होते हैं तो ये हमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स की शक्ल में नजर आना शुरू होते हैं। पहला काम तो प्रोफेस में ये होता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो माइटोसिस में नहीं होता, ध्यान से, ये वो वाला काम है जो सिर्फ मियोसिस 1 में हो रहा है। ये माइटोसिस में भी नहीं होगा, मियोसिस 2 में भी नहीं होगा। और वो ये काम है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम साइनेप्सिस कहते हैं। सिमुलेशन पे आए। साइनेप्सिस क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर बनाना। अलग अलग थे, एक दूसरे के करीब आ गए। ये जो एक दूसरे के करीब आए हैं इनमें जो पेयर बना है इसी को हम साइनेप्सिस का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। कहते हैं साइनेप्सिस की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बना है हम इस स्ट्रक्चर को टेट्राड या बाइवेलेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है साइनेप्सिस की वजह से इसको हम टेट्राड या बाइवेलेंट कहते हैं। टेट्राड या फिर बाइवेलेंट। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप साइनेप्सिस बोल रहे हो। अब आपने इन लफ्जों को अगर याद रखना है ना कि सर ये लफ्ज कैसे याद रहेंगे, तो ये देखो इस पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, पेयर के पास 2 क्रोमोसोम है इसलिए आप इसे बाइवेलेंट बोल रहे हो। लेकिन अगर आप क्रोमेटिड्स देखो तो इस पेयर के पास 4 क्रोमेटिड्स हैं इसलिए आप इसे टेट्राड बोलते हो। जब आप क्रोमोसोम्स की तादाद को देखते हो तो आप कहते हो कि ये बाइवेलेंट है। जब आप क्रोमेटिड्स की तादाद को देखते हो तो यहां पे 4 क्रोमेटिड्स होने की वजह से हम कहते हैं ये टेट्राड स्ट्रक्चर है। तो जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है आप इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हो और पेयरिंग की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है आप इसे टेट्राड या बाइवेलेंट कहते हो। अब ये पेयरिंग क्यों हो रही है? ताकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सके। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। लेकिन कहा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीजें सिमुलेशन से समझा रहा हूं। ये देखो अब आपने इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है। ये जो ब्लू क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं ये एक जैसे होते हैं इसलिए हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसी तरह जो रेड वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं ये भी एक जैसे हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देंगे। लेकिन ब्लू और रेड जो हैं ये एक जैसे नहीं है। ये बात समझ आ रही है? ब्लू वाला क्रोमेटिड और रेड वाला क्रोमेटिड ये एक जैसे नहीं है इसलिए आप इन्हें नाम देते हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना बच्चों, इस चीज को अभी अंडरस्टैंड करो। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है। कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑलरेडी सिमिलर होते हैं। रेड और ब्लू इनमें आप देखते हो थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए आप देखते हो क्रॉसिंग ओवर के दौरान
ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। देखा? तो यही चीज आपको स्लाइड्स में भी बताई जा रही है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके? होमोलोगस पेयर के। यहां पे देखो, आपके पास एक पर्पल है एक रेड है, दोनों ने मिलकर पेयर बनाया, और ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो आप इसे साइनेप्सिस का नाम दे रहे हो। जुड़े क्यों हैं? ताकि एक दूसरे के इतना करीब आ जाएं कि एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करें। जब ये एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, हम कहते हैं यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। जिस जगह, अब इस लफ्ज को आपने अंडरस्टैंड करना है बच्चों, ये मेरे एरो के निशान को देखो, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है आप इस पॉइंट को क्यास्मेटा कहते हो। ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज बच्चों को अक्सर क्लियर नहीं होती। साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, क्यास्मेटा, ये लिंक्ड हैं। क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए हैं। आपने कहा इनमें साइनेप्सिस हो गई है। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए, आपने कहा क्रॉसिंग ओवर हो गई। वो जगह, एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को क्यास्मेटा बोलते हो। तो अब सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे यूं कहूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस के दौरान पेयर बनाते हैं और क्यास्मेटा वाले पॉइंट पे एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो। ये सारा काम प्रोफेस 1 में होता है। प्रोफेस 1 की ये खसूसियत है। फाइनली आप देखोगे कि जब ये इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे, अब इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये टूटना शुरू होगी। यहां पे देखो इसके फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो गए। ठीक, हमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे से नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के दौरान, क्योंकि ये फुली कंडेंस हो चुके होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक, ताकि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए तो ये क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो सके। और फाइनली आप देखते हो कि न्यूक्लियस के अंदर वो जो न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है जिसका काम राइबोसोम बनाना है, ये भी डिसअपीयर हो जाता है। यहां हम कहते हैं हमारे पास प्रोफेस 1 कंप्लीट हो गई है। इस डायग्राम को दोबारा से देखो और इसकी लेबलिंग को पढ़ो। ये वो डायग्राम है जो आपके पास किताब में मौजूद है। ठीक है, एक पेरेंट क्रोमोसोम ये है, दूसरा पेरेंट क्रोमोसोम ये है। एक दूसरे के करीब आए, हमने कहा साइनेप्सिस हो गई। वो जगह जहां पे ये अपने सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, इस जगह को आप कह रहे हो क्यास्मेटा। क्यास्मेटा की वजह से क्या हुआ? इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, यही चीज सिमुलेशन से देखो, ये बेसिक है। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये देखो, ये आपके पास प्रोफेस 1, क्या फर्क है? सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। क्रोमोसोम्स को देखो, वो विजिबल हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई। यहां देखो, ये चीज आपको यहां भी हाईलाइट होगी। ये देखो, ये क्रोमोसोम कैसे थे और एस फेस में आने के बाद ये देखो डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स हैं हम इन्हें कहते हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये देखो प्रोफेस 1 में क्या हो रहा है। ये है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने ना एक दूसरे के साथ अपने
सेगमेंट एक्सचेंज करने हैं और इसे आप क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हो। अगला हमारा फेस है मेटाफेस 1। मेटाफेस 1 सिंपल है। मेटाफेस 1 में क्या होता है कि इन क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में आके अरेंज किया जाता है। बच्चों आगे की बातें आसान है, माइटोसिस याद है तो आगे कुछ भी नहीं है। वो जो क्रोमोसोम्स हैं अब इन्हें सेल के सेंटर में आके अरेंज किया जाएगा। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां पे क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं इसे हम कहते हैं मेटाफेस प्लेट। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह यहां क्रोमोसोम्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हमने शो करवाई हुई है। फाइनली एनाफेस 1 में क्या होगा, अब आप देखोगे स्पिंडल फाइबर्स जो है ये कंट्रैक्ट करेंगे। जब स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ये पेयर को एक दूसरे से अलग करेंगे। ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है। एनाफेस 1 के अंदर होमोलोगस पेयर, ठीक है, वो जो दो क्रोमोसोम्स है ना ये एक दूसरे से अलग होते हैं। एक क्रोमोसोम एक एंड पे आ जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे एंड पे चला जाता है। तो हमारे पास पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि इस एक क्रोमोसोम के पास जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ ही अटैच रहते हैं। ठीक है, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे टीलोफेज से। ये सारी स्टेजेस क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आपको मियोसिस 1 जो है वो एक गो में अंडरस्टैंड हो। असल में इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेज 1 ही है। वो समझ आ गया तो आगे जो है वो आपके पास सिंपल है। इसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, एक दो और टॉपिक्स हैं, चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, फिर हम आएंगे किताब की तरफ जो नई बुक आई है। कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में? चलें जी, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।